हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय 2 में, जो कि है सजीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। आज के इस वीडियो लेसन में हम इस अध्याय का पहला भाग पढ़ेंगे और प्रकृति की सैर में जाते हुए, चाहे वो शिक्षकों के साथ हो या अपने माता पिता के साथ हो, प्रकृति की सैर पर चलेंगे और वहाँ पर जाकर हम विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को देखेंगे और उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करेंगे और उनके विविधताओं को जानेंगे कि किस प्रकार से हम पौधों को विभिन्न प्रकार के समूहों में बांट सकते हैं, किन किन आधार पे बांट सकते हैं। तो इन सब का हम इसमें संक्षिप्त रूप में अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय का जो प्रारंभ है वो संस्कृत के एक श्लोक से हो रहा है, जो कि है, मुझे तो संस्कृत पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठान्ति स्वयमात्पे फलान्यपि प्रार्थाया वृक्षा सत्पुरुषा इव। इस श्लोक का अर्थ यह है कि बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं, परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही दे देते हैं। और जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पे स्कूल के कुछ शिक्षक हैं, वो बच्चों को प्रकृति की सैर पर ले गए हैं। और प्रकृति की सैर के लिए आप कम से कम विद्यालय के जो उद्यान है, जो गार्डन है, उसमें लेकर जा सकते हैं, या आसपास कोई अभयारण्य है, कोई गार्डन है, कोई बागीचा है, वहाँ लेकर जा सकते हैं। या फिर ज़ू, जो चिड़ियाघर होता है, वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। चिड़ियाघर में भी अनेक प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। तो बच्चों, अगर आप अपने शिक्षकों के साथ या अपने माता पिता के साथ प्रकृति की सैर पे जाते हैं तो आप बहुत कुछ नोट कर सकते हैं। वहाँ पे अपने जो अवलोकन है उसका एक नोट तैयार कर सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार के पौधों, फूलों, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखेंगे और उनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आएंगे जो आप अपने माता पिता या शिक्षकों से पूछ सकेंगे। हम शुरू करते हैं कार्यकलाप 2.1 से, जो कि है हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। और इस कार्यकलाप में कहा गया है कि आप अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें, यानी कि आप उन्हें देखें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज़ हवा इत्यादि भी अंकित करें। आप भूमि पर गिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। और प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती ना तोड़ें। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। न तो आप किसी पेड़ पौधों के फूलों या पत्तियों को तोड़ें और ना ही किसी जीव जंतु को परेशान करें या छेड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। तो मान लिया जाए कि आपने अवलोकन जो किया उसमें यहाँ पे 3 पौधों को उदाहरण के रूप में लिया गया है। पहला है घास, दूसरा है तुलसी और तीसरा है गुड़हल, जो एक प्रकार का फूल होता है, आपने भी देखा होगा। अपने अवलोकन के आधार पर हमें तालिका 2.1 भरना है। पहला नंबर पे है एक सामान्य घास, जिसका चित्र आपने अभी यहाँ पे देखा भी। ये एक सामान्य घास है, इसका स्थानीय नाम घास ही होता है। और
तना की अगर बात करें तो इसका जो तना है वो काफ़ी कोमल और पतला होता है। और इसके पत्तियों की अगर बनावट की बात करें तो तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप में एक पत्ता निकलता है। इस तरह से निकलता है, देखिए, एक पत्ता इधर से, तो एक पत्ता फिर इधर से, फिर एक पत्ता इधर से, एक एक करके पत्ते जो है इसके निकलते हैं। फूल इसमें होता नहीं है। और कोई अन्य अवलोकन की अगर बात करें तो इसके पत्तियों की रंग जो है वो हरी होती है, तो हरी पत्तियां लिख दिया गया है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपने तुलसी को देखा, और तुलसी के अवलोकन को हम इस तरह से नोट कर सकते हैं। इसका जो तना होता है कठोर होता है पर पतला होता है, और पत्तियां जो है, पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती हैं। यानी कि एक पत्ता अगर इधर है तो इसके ठीक सामने एक पत्ता ऐसा होगा, एक पत्ता इधर है तो एक ठीक पत्ता इसके ऊपर होगा। इस तरह से पत्ते होते हैं, इसमें जोड़ी में होते हैं। और फूल जो है इसमें गुलाबी या बैगनी कलर का होता है। और कोई अन्य अवलोकन की अगर बात करें हम तो इसे हम शाक यानी कि हर्ब्स ग्रुप में रख सकते हैं। ये काफ़ी छोटा पौधा होता है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे गुड़हल को दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अगर तने की बात करें तो कठोर होता है, और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो हरी और चपटी होती हैं। इसमें लाल रंग का फूल होता है, और ये एक प्रकार का झाड़ी है, मंझोला आकार का ये एक पौधा होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, तो इसे हम झाड़ी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मान लिया जाए कि नीम लिया गया है। इसका तना कठोर और मोटा होता है। इसकी पत्तियाँ जो है पतली होती हैं और लंबी होती हैं। जब इस पे फल आने लगते हैं तो उससे पहले आप इस पे सफ़ेद कलर का फूल देख सकते हैं। और इसके अन्य अवलोकन में लिखा गया है चिकनी सतह वाली जो है पत्तियां होती हैं, इसके पत्तियों की जो सतह है वो काफ़ी चिकनी होती है। तो इस प्रकार आपने अपनी सैर में अगर कुछ और भी पौधों को देखा है तो उन्हें भी आप इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और अवलोकन के आधार पर हम पाते हैं कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, ये विभिन्न पौधों में हो सकता है। विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में विभिन्नता, यानी कि हर फूल का कलर अलग हो सकता है, उसकी सुगंध अलग हो सकती है। विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उसके तनों की जो बनावट होती है, किसी का पतला होता है, किसी का मोटा होता है, किसी का हरा होता है, किसी का भूरा होता है। तो अनेक प्रकार की विभिन्नताएं या कुछ कुछ समानताएं भी हम देख सकते हैं। और आगे पौधों के आधार पर जो है जंतुओं की भी एक सूची बनाना है, जो कि तालिका 2.2 में है। उनके रहने का स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार इत्यादि को जो है आप इस तालिका में लिखेंगे कि आपने प्रकृति के सैर के दौरान किन किन जंतुओं को देखा, और उनकी विशेषताओं का अवलोकन जो है आपको तालिका 2.2 में फिल करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है जंतुओं का नाम, या फिर उनका जो स्थानीय नाम है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में उस जंतु को क्या कहते हैं। मान लिया जाए पहले कौवा को लेते हैं, तो उसके रहने का स्थान क्या है। आमतौर से यह वृक्षों पर रहता है, हालांकि ज़मीन पर भी आता है भोजन के लिए, चलता फिरता है, लेकिन ये अपना घोंसला वगैरह जो है वृक्ष पे ही बनाता है, तो इसके रहने का स्थान वृक्ष हो जाएगा। भोजन जो है ये आमतौर से हमारे घरों में भी जो भोज्य पदार्थ इधर उधर पड़े होते हैं, अनाज हो या रोटी का टुकड़ा हो, उसे भी खा लेता है और कीटों को खाता है। इसमें गति का जो प्रकार है वो उड़ना या फिर चलना हम कह सकते हैं। और अन्य कोई अवलोकन या विशेषताएं में यहाँ पे लिखा है चोंच में टहनी लिए हुए, शायद ये कोई अपना घोंसला वगैरह बनाने के लिए लिए हुए होगा। दूसरा यहाँ पे जीव है चींटी। इसके रहने का स्थान है मिट्टी एवं बिलों में रहती है। और
इसके रहने के स्थान को एंट हिल भी कहा जाता है। अगर इसके भोजन की बात करें तो पत्तियां, बीज और कीटों को खाती है। घर में भी भोजन के कुछ छोटे टुकड़े अगर गिर जाएं, ख़ास तौर से जो है मीठी चीज़ों को ये पसंद करती है। गति का प्रकार जो है ये रेंग कर चलती है और इसके 6 पैर होते हैं, इसलिए इसको लिखा है 6 पाद होते हैं। अन्य में हम मान लिया जाए गाय को यहाँ पे लेते हैं, और अगला जो जंतु है उसमें गाय का नाम है। गाय के रहने का स्थान को हम गौशाला कहते हैं, या फिर हम अपने घरों में जहाँ कहीं भी इसे रखते हैं एक शेड बना के रखते हैं। भोजन जो है ये घास और पत्तियाँ खाती है, और गति का प्रकार इसमें चलना है, और यह एक शाकाहारी जीव है। इस प्रकार आप अन्य जीवों का भी जो है इस लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हैं, जिसे भी आपने देखा है। आगे बढ़ते हैं। तालिका 2.2 को भरने के बाद आप देखेंगे कि जंतुओं में कुछ समानताएं और विभिन्नताएं हैं। कुछ जीव जंतु जो है भूमि पर रहते हैं, जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियां जल में रहती हैं, और मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। और इस तरह के जीवों को हम उभयचर कहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी क्या है, विविधता है, डिफरेंसेस है, डाइवर्सिटी है। और आगे कहा गया कि आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपने नोटबुक में बनाएं, अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। आगे है कि आप अपनी आंखें जो है 30 सेकंड के लिए बंद करें और एक पौधा और एक जंतु के विषय में सोचें, और जिस पौधे या जंतु के बारे में आपने सोचा उसे जो है आप बोर्ड पर आके उसका एक चित्र बनाएं और बताएं कि आपने जो है इन पौधों और जंतुओं के बारे में आपके क्या विचार हैं। बच्चों, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि, जिसे हम बीजों का प्रकीर्णन भी कहते हैं। बीजों का अपने मदर प्लांट से जो है दूर चले जाना, वो बीजों का फैलाना या प्रकीर्णन कहलाता है। और आगे हमें जानना है पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्रियाकलाप 2.3 में डिटेल्स से आप खुद से यहाँ पे पढ़ें। आप क्या करेंगे, विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित करेंगे, और इसके लिए आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं, और फिर आप इन पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन करें और एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाएं। और इसके लिए आपको कुछ आधार यहाँ पे बुक में बताए जा रहे हैं। पौधे एवं जंतुओं में समूह बनाने के कुछ संभावित आधार, जैसे अगर पौधों की बात करें तो आप 2 तरह के पौधे ले सकते हैं। एक ग्रुप होगा फूलों की उपस्थिति है उस पौधे में कि नहीं है। दूसरा, उसका तना कठोर है या कोमल है। कठोर तने वालों को अलग समूह में रख सकते हैं, कोमल तने वालों को अलग समूह में रख सकते हैं। जो फूलों वाले पौधे हैं जिसमें फूल खिलते हैं उसको अलग समूह में रख सकते हैं, और जिन पौधों में फूल नहीं होता उन्हें अलग समूह में रख सकते हैं। इसी प्रकार आप जंतुओं को जो है खान पान के स्वभाव के आधार पर अलग अलग समूह में रख सकते हैं कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है, या फिर उनके रहने का स्थान क्या क्या है, स्थलीय हैं या जलीय हैं या पेड़ों पर रहने वाले हैं। इस तरह से जो है आप अलग अलग समूहों में जंतुओं को भी विभाजित कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है तालिका 2.3 में आप किस तरह से पौधों का समूह बना सकते हैं ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर ये दिया गया है। सबसे पहले आम को लेते हैं। ऊंचाई की बात करें, छोटा, मध्यम या ऊंचा में से क्या है ये, तो ऊंचा होता है। तने की प्रकृति हरा है या भूरा है तो ये भूरा होता है।
तना जो है इसका कठोर होता है कि कोमल होता है, तो कठोर होता है। तना इसका मोटा है कि पतला है, तो मोटा है। और शाखाओं का जो प्रकटन है भूमि के निकट है या तने में ऊंचाई पर है, तो आम में जो है तना काफ़ी ऊंचा तक जाता है और उसके बाद उसमें शाखाएं लगती हैं, तो ये तने में ऊंचाई पर होगा। और पादप समूह का नाम क्या है, तो ये किस ग्रुप में आएगा, तो वृक्ष में आएगा। इसी प्रकार गुलाब को अगर लें आप, तो इसकी ऊंचाई मध्यम होती है, भूरा और कठोर तना होता है इसका, और ये पतला भी होता है। और इसकी जो शाखाएं हैं भूमि के निकट ही होती हैं, ज़मीन से ही 2-3 शाखाएं निकली होती हैं। और ये झाड़ी कहलाता है क्योंकि ये एक मध्यम आकार का पौधा होता है। इसी प्रकार टमाटर को अगर लें तो इसकी ऊंचाई जो है कम होती है, छोटा पौधा है ये। इसके तने की प्रकृति की अगर बात करें तो हरा तना होता है, कोमल होता है और पतला भी होता है। और इसके भी शाखाएं जो है भूमि के निकट ही होती हैं और ये शाक में आता है, यानी कि हर्ब्स में आता है, छोटा पौधा है। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ अन्य पौधों के भी नाम हमने लिखे हैं, जैसे नीम, ये आम के जैसा सेम टू सेम होगा क्योंकि ये भी एक वृक्ष है। गुड़हल की अगर बात करें तो ये गुलाब के जैसा सेम टू सेम होगा क्योंकि ये भी एक झाड़ी है। और तुलसी की अगर बात करें तो ये सिमिलरली टमाटर के सिमिलर होगा क्योंकि यह भी एक प्रकार का शाक है, हर्ब्स में आता है। तो आगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको शाक, झाड़ियों और वृक्षों में क्या अंतर दिखाई दिए। तो इसके उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं कि कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठीय यानी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक प्रकार का वृक्ष है। और आगे हम झाड़ी तथा शाक के बारे में भी जानेंगे। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्रायः इस प्रकार के पौधे के अनेक भूरे रंग के काष्ठीय या लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। श्रब्स या बुशेस भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा, जो कि आपने पिछले पेज में देखा गुलाब के पौधे का चित्र। और वहीं कुछ पौधे आकार में बहुत छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें हम शाक कहते हैं। इन्हें अंग्रेजी में हर्ब्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा, जो पिछले पेज में चित्र आपने देखा भी। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता या क्लाइंबर कहा जाता है। और कुछ पौधे जो है, जैसे आपके घर में कुछ सब्जियों की लताएं आपने देखी होंगी, जैसे सेम हो गया। और वहीं कुछ पौधे जो है भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता या क्रीपर कहा जाता है। जैसे हो गया कि आपका कद्दू है गोल वाला, या फिर कह लें कि तरबूज है, ये सब आपका क्रीपर में आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि पौधों की जो बनावट है, उसके तनों का जो आकार है या उसके तनों की जो मोटाई है, उसके आधार पे हम पौधों को वृक्ष, झाड़ी या शाक के रूप में समूह में रख सकते हैं। यहाँ पे हम और कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिनके आधार पर हम पौधों को कुछ अन्य समूहों में भी रख सकते हैं। और क्रियाकलाप 2.5 इसमें हमें सहायता करेगा। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में विभिन्नता दिखती है? तो बिल्कुल इनमें विभिन्नताएं आपको दिखाई देंगी। पत्तियों का आकार, उसकी बनावट, ये सब अलग अलग होती है। और यहाँ पे हम शिराओं के आधार पर जो है पत्तियों की बनावट को देखने जा रहे हैं। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं, जो चित्र 2.4 में आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए इस प्रकार की रेखाएं हैं। एक मेन रेखा है और फिर उस पर जो है कई तरह की जाल जैसी रेखाएं हैं। यहाँ पे आप केले के पत्ते में देखिए इस तरह से रेखाएं दोनों तरफ बनी हुई देख सकते हैं।
और ये घास की पत्तियां होती हैं। और पत्तियों को देखने के बाद आप देखेंगे कि इनमें दो प्रकार की जो है बनावट होती है। एक होता है जालिका रूपी, यानी कि इसमें एक मेन शिरा होता है और इसमें विभिन्न प्रकार की शिराएँ जो है जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी शिराएँ, और ये बिल्कुल एक जाल की जैसे दिखती है। और दूसरा जो शिरा होता है वो समांतर होता है, इस प्रकार से होता है, एक दूसरे से मिलता नहीं है। और घास में भी इसी प्रकार की शिराएँ आप देख सकते हैं, जो कि जालिका रूपी नहीं होता है बल्कि समांतर होता है, एक दूसरे के ठीक सामने सामने चलता रहता है। तो आपने पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं, जो कि चित्र 2.4 में 3 पत्तों को आपने देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहा जाता है। आपको चित्र 2.4 का और खा में दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं। तो पहला में जो है देखिए एकदम जाल के समान है, एक मेन शिरा है और उसमें कई शिराएं हैं। इसमें जो है देखिए सारी इस प्रकार की समांतर शिराएं हैं, समांतर शिराएं हैं। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इस शिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं। इस पैटर्न को समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास को प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि पौधों के पत्तियों की बनावट के आधार पर भी उन्हें हम समूहों में बांट सकते हैं। जालिका रूपी पत्तियां किसकी है और समांतर शिराओं वाली पत्तियां किन पौधों की होती है, उनके भी हम लिस्ट बना सकते हैं। आप अगर विभिन्न प्रकार के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो यहाँ पे भी आपको दो समूह मिलेगा। एक ऐसा पौधा होता है जिसमें जो जड़ें हैं वो इस प्रकार की होती हैं। इसमें एक मेन जड़ होता है, मुख्य जड़ होता है, और उसमें पतली पतली शिराएं जुड़ी होती हैं। और दूसरा प्रकार का जो पौधा होगा उसकी जड़ें जो है इस प्रकार की होती हैं, जिसको झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। और इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है और सभी एक प्रकार से समान रूप से जड़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा घनी होती हैं। इसको हम झकड़ा या रेशेदार जड़ कहते हैं। और जिन पौधों की जड़ मुख्य रूप से एक ही जड़ होता है और उसमें कुछ शिराएं होती हैं, तो इस प्रकार के जड़ को हम मूसला जड़ कहते हैं। चित्र 2.5 का में सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। और चित्र 2.5 के खा में हमने घास का चित्र देखा। इस पौधे की जड़ समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। और आइए अब हम सारणी 2.4 को आगे बढ़ाते हैं। पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार। पहले जो है लेमन घास दिया गया है, जिसमें पत्तियों का जो विन्यास है, जिसमें पत्तियों का विन्यास समांतर होता है और इसमें जड़ का जो प्रकार है वो झकड़ा या रेशेदार जड़ होता है। वहीं हम अगले पौधे का नाम अगर गाजर लें तो गाजर में पत्तियों की जो विन्यास होती है वो जालिका रूपी होती है और इसमें मूसला जड़ होता है। मक्का अगर ले लें तो मक्का के जो पत्तियां होती हैं वो समांतर शिरा विन्यास होती हैं और इसका जड़ जो है वो झकड़ा जड़ होता है। इसी प्रकार धनिया को अगर आप लेंगे तो इसके पत्तियों की बनावट जो है वो जालिका रूपी होती है और इसके जड़ का जो प्रकार है वो मूसला होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास वाली पत्तियां होती हैं उसकी जड़ें जो है वो मूसला जड़ होती हैं और जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है उन पौधों की जड़ें जो है वो झकड़ा जड़ होती हैं या रेशेदार जड़ होती हैं। एक और भी रोचक तथ्य यह है कि पौधों की जड़ों पत्तियों के साथ साथ उनके जो बीज होते हैं उनमें भी एक प्रकार का संबंध होता है और
आगे हम इसके बारे में जानने जा रहे हैं। जड़ के प्रकार और पत्ती के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध है। क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे 2 बीजों को देख सकते हैं। यहाँ पे पहला बीज जो है वो चना का बीज दिया गया है। चना को भिगोकर आप जब चाहें तो उसको 2 हिस्से में इस तरह से बांट सकते हैं। उसके बीज में जो है 2 बीज पत्री होती है, जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक ही बीज पत्री होता है, जैसे मकई है, गेहूं है, चावल है। और वहीं 2 बीज पत्री की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि चना है, मटर है, या फिर आप राजमा को ले लें। और भी बहुत सारे पौधों की जो बीज होते हैं वो 2 बीज पत्री होते हैं, जबकि कुछ अन्य के 1 बीज पत्री होते हैं। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त, जैसा कि चित्र 2.6 के काम में आप देख सकते थे, है। प्रत्येक भाग को बीज पत्र या कोटोलिडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री या डाइकोटोलिडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज में 1 पत्र होता है। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को 1 बीजपत्री या मोनोकोटोलिडन्स या मोनोकोट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के शिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीज पत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जालिका रूपी शिरा विन्यास और मुसला जड़ तंत्र होता है, जबकि 1 बीजपत्री पौधों में समांतर शिरा विन्यास और झकड़ा जड़ होता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप इसे अच्छे से ध्यान से नोट कर लें। और इस तरह से हम आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही रखते हैं। इसके अगले भाग में हम जंतुओं का समूह बनाना सीखेंगे और जंतुओं में जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं उसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।